आज हमारा टॉपिक है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस जानने से पहले हम थोड़ा प्राइज है इस पूरे वर्ल्ड का जो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस एंड लिटरेचर के फील्ड पे दिया जाता है। ये प्राइज के वो हेड एल्फ्रेड नोबल हैं। एल्फ्रेड नोबल ने इस प्राइज को देने का स्टार्ट किया था। एल्फ्रेड नोबल का जन्म 1833 को स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ। उनके फादर साइंटिस्ट थे बट वो इलिटरेट थे। वो चाहते थे कि एल्फ्रेड नोबल एक बहुत बड़े इंजीनियर बने, लेकिन एल्फ्रेड नोबल का पूरा माइंड नए नए इन्वेंशंस पे था। उनका मेन अट्रैक्शन नाइट्रोग्लिसरीन फैक्ट्री पे था। वो नाइट्रोग्लिसरीन का बनाते बनाते नाइट्रोग्लिसरीन ब्लास्ट हुआ और उनके भाई का डेथ हो गया। भाई के डेथ के होने के बाद भी वो रुके नहीं, वो कंटिन्यू रिसर्च करते गए और नाइट्रोग्लिसरीन और सिलिकॉन का मिक्सचर करके उन्होंने डायनामाइट बनाया। डायनामाइट बनाने से पहले वो कॉर्डाइट बनाए और डायनामाइट और कॉर्डाइट का प्रोडक्शन इतना अच्छा खासा हो गया था कि उनका वेल्थ बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब वो उनका वेल्थ होने के बाद फिर उनके दूसरे भाई का डेथ हुआ और उनके दूसरे भाई के डेथ के बाद न्यूज़ में उनका नाम गलती से छप चुका था। न्यूज़ में उनका नाम छपने के बाद लोग उन्हें यह कहे कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, मतलब मौत का सौदागर मारा गया। वो ये सोचने लगे कि मैंने अपना पूरा जीवन इस दुनिया के भविष्य में दे दिया और क्या मेरी मौत के बाद भी दुनिया मुझे यही नाम से पुकारेगी। तो वह अपने वेल्थ का 94% ऐसे लोगों को देने का सोचे जो ह्यूमैनिटी और दुनिया के प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। 1896 में उनका डेथ हुआ और डेथ के बाद एक फाउंडेशन बना 1900 में। वो फाउंडेशन का नाम पड़ा द नोबल फाउंडेशन। उस फाउंडेशन द्वारा नोबल प्राइज दिया जाता है। आज भी 10 दिसंबर को नोबल प्राइज दिया जाता है। इंडिया में बहुत से लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, जिनमें से कुछ का नाम है डॉक्टर सीवी रमन। उनको फिजिक्स में रमन स्कैटरिंग प्रोजेक्ट के लिए मिला था और रविंद्रनाथ टैगोर उनको लिटरेचर के लिए, मदर टेरेसा फॉर पीस। लेटेस्टली अभी हमारे 3 साइंटिस्ट को फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला है, जो कि है मैरी ई ब्रूमको, वो एक अमेरिकन है, और फ्रेड रैम्सडेल, वो भी एक अमेरिकन है। शिमोन साकागुची, वो एक जापानीज है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम नज़ीर है। हम पेरिफेरल इम्यून सिस्टम से पहले हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज इम्यूनिटी? इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी टू प्रोटेक्ट और फाइट अगेंस्ट द एंटीजेंस। ये हमारे बॉडी को बाहर से आने वाले एंटीजन से प्रोटेक्ट करता है। एंटीजन जैसे कि वायरस, बैक्टीरियाज। WBC जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वो एंटीजन से फाइट करने में मदद करता है। इम्यूनिटी जैसे कि बहुत ब्रॉड सिस्टम है, तो उसको हम बस 2 टाइप में पढ़ेंगे, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में भी 2 टाइप्स होते हैं, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो में सेल बॉर्न होते हैं और थाइमस में सेल मैच्योर होते हैं। थाइमस में ल्यूकोसाइट ट्रेन होता है, ट्रेन होकर पेरिफेरल में जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सोल्जर्स कैंप में ट्रेनिंग लेते हैं थाइमस में, फिर थाइमस से पेरिफेरल जाते हैं। पेरिफेरल जैसे कि बॉर्डर में जैसे लड़ाई करने के लिए सोल्जर जाते हैं, वैसे
ल्यूकोसाइट को पेरिफेरल में भेजा जाता है एंटीजन से लड़ने के लिए। इसके 3 बॉर्डर्स हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड मार्ग। तो इस टाइप से इम्यूनिटी प्रोसेस होता है। नोबेल प्राइज जो भी मिला है वो अभी फिलहाल के हम लोगों को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए मिला है, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स के बारे में देखना है, वो भी टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स का मैं मोटा माटी इंट्रोडक्शन देती हूँ कि बी लिम्फोसाइट्स आपके लिए एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, और पूरी स्टोरी जो पूरे स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं वो लिम्फोसाइट्स हैं, वो भी टी लिम्फोसाइट्स। तो देखते हैं सबसे पहले इम्यूनिटी में इम्यूनिटी टॉलरेंस नाम का एक चीज होता है, वो होता क्या है, ठीक है। मान के चलो कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आया, इम्यूनिटी को पता चला, कैसे पता चला, ये कौन बता सकता है? मैं ही बताती हूँ। देखो, हमारी बॉडी में एक पेट्रोलिंग पुलिस होती है, पूरे बॉडी के अंदर पेट्रोलिंग करती रहती है, जिसका नाम है एपीसी। एपीसी के पास एबिलिटी होता है कि कोई भी एंटीजन आया उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है और एक रेड फ्लैग निकालता है और बोलता है कि यहाँ पे एंटीजन है, यहाँ पे एंटीजन है, यहाँ पे अटैक का आवश्यकता है, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग इन द फॉर्म ऑफ MHC नाम के प्रोटीन के फॉर्म में निकलता है, और इसके बाद सबसे पहले वहां पे जाते हैं टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल जाने के बाद वो पूरे टी किलर सेल और इम्यूनिटी को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे कोई तो भी एंटीजन आया है जिसको हम लोगों को किल करना है, और वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक। तो यहाँ पे देखो इम्यूनिटी ऐसे काम करती है। अगर मान के चलो जो आपका प्रोटेक्टर है वही आपकी इम्यूनिटी को खराब करने लगे तो कैसा होगा? मतलब ऐसे समझिए कि जो आपके सोल्जर्स हैं वो आप अपने ही सेल्स को किल करने लग जाएं, तब डेवलप होता है ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो इससे पहले देखो, ऑटो इम्यून डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 काइंड ऑफ सिस्टम होते हैं। पहला तो है सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस और दूसरा है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, जिसका अभी हाल ही में डिस्कवरी हुआ है। 2001 में हम लोग इसको डिस्कवर कर लिए थे, पर ऑनगोइंग रिसर्च अभी तक चल रहा था। तो आप देखते हैं सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस में क्या होता है। जैसे कि नजीर ने बताया कि हमारे पास 2 काइंड ऑफ इम्यूनिटी है, सेंट्रल इम्यूनिटी एंड पेरिफेरल इम्यूनिटी। सेंट्रल इम्यूनिटी का पार्ट था बोन मैरो एंड थाइमस। तो थाइमस में क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मैच्योर होने के लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, थाइमस बहुत चालाक सा ऑर्गन है, वो देता है चॉकलेट्स। वो चॉकलेट्स इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन रहेंगे, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स का मिमिक करने वाले सेल और एक खुद के सेल्स, ठीक है। तो आप देखो, जो लिम्फोसाइट्स खुद के सेल से जाके अटैच हो जाता है उनको थाइमस वहीं पे मार देता है, और क्या करता है, जो सेल्स अच्छे हैं, जो उसकी बातें मान रहे हैं, उनको वो नेक्स्ट आगे पेरिफेरी में भेजता है, ठीक है। तो जब वो खुद के सेल्स को मार दिया, जो खराब थे, जो ऑटो इम्यून डिजीज कॉज कर रहे थे, जो खुद के सेल को मार रहे थे, ऐसे में तो हमको ऑटो इम्यून डिजीज होना ही नहीं चाहिए था, बट इन जनरल ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ये होता कैसे है, वो सेल्स जो खराब थे वो भी चालाक हो गए हैं, वो पूरा ऑटो इम्यून सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस से बच के बाहर निकल जाते हैं और पेरिफेरी में पहुंच जाते हैं और कॉज करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब देखो, ऑटो इम्यून डिजीज का भी बहुत सारा टाइप है। अब तक हम लोग 80 नोन ऑटो इम्यून डिजीज जानते हैं। जो 80 नोन ऑटो इम्यून डिजीज है वो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल जो इन जनरल हम लोग देख पाते हैं, सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज, शुगर जिसको बोलते हैं। ये होता कैसे है, पैंक्रियास में जाएगा, बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनको अगर उनके खुद के सेल्स, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स मारने लगते हैं तो शुगर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको लोकल लैंग्वेज में गठिया बोलते हैं। जॉइंट पेन होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है, होता है बहुत सारे को ठंडी में ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये एक काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज है। और देखना, किसी किसी का ना फेस का जो मसल्स रहता है ना, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। आंखों की पलकें उनके कंट्रोल में नहीं रहती, वो लोग स्माइल करते हैं तो एक साइड का स्माइल होता है ऐसा, देखना कभी नोटिस करना। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस खराब होता है। मतलब तुम्हारे पास न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का जंक्शन दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहता है, पास में रहते हैं, ठीक है। तो
अगर ये जंक्शन ही डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरा मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये एक है, इसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस, इसको हिंदी में भी माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। अब देखो सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस में हम लोगों को ये पता चल गया था कि सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस से बचा के निकल गए तो ऑटो इम्यून डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो शिमोन साकागुची एक जापानीज साइंटिस्ट है, वो इनिशियली क्या बोल रहे थे, हम लोग के पास टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल दो टाइप का लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, एक किल करता है और एक हेल्प करता है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट आए सामने में, वो बोले कि एक और काइंड ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है जिसको टी सप्रेसर सेल नाम दिए वो लोग, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इनिशियल डिस्कवरी था ये, ठीक है, 1980s का बात हो रहा है यहाँ पे। तो इनिशियली ये बोले, तो बाकी के जो साइंटिस्ट थे वो लोग इससे एग्री नहीं हुए और ये पूरा हाइपोथेसिस डिस्कार्ड कर दिए, मतलब इसको खाली छोड़ दिए, ऐसा कुछ होता नहीं है करके इसको साइडलाइन कर दिए। फिर शिमोन साकागुची आए, वो क्या करे, सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस के ऊपर उनको रिसर्च करना था। तो वो देखे कि रोल ऑफ थाइमस होता क्या है पूरे बॉडी में इम्यूनिटी को मैनेज करने के लिए, थाइमस कर क्या रहा है बेसिकली। तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करे कि माइस लिए वो, अब माइस लेते क्यों है हम लोग, क्योंकि माइस का इजीली मिल जाता है, चीप होता है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है लगभग हमारे ही जैसे रहता है, और इसके साथ साथ उसको डिस्कार्ड करना, डिस्पोज करना बहुत आसान रहता है, छोटा सा क्रिएचर है, कहीं पे भी डिस्पोज कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे वो क्या करे, एक माइस लिए जो न्यू बॉर्न था, यहाँ पे देखो 0 डे का माइस का थाइमस को वो लोग निकाल दिए, मतलब एक माइस पैदा हुआ, वो एक दिन का भी नहीं हुआ था, उसके थाइमस को ऑपरेट कर दिए। इसके बाद वो क्या किए, 3 दिन का जो माइस था उसका थाइमस को ऑपरेट करे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 0 डे का माइस था जिसका थाइमस जैसे पैदा हुआ वैसे ही निकल गया, उसके पास बहुत कम लिम्फोसाइट्स था, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और दूसरा जिसके पास 3 दिन का थाइमस हो गया था, जो 3 दिन का थाइमस वाला माइस था, उसके पास क्या हुआ, लिम्फोसाइट्स तो था लेकिन वो इतना रिएक्टिव हो गया था, इतना हाइपर एक्टिव हो गया था कि वो अपने ही सेल्स को मारने लग गया, और बेचारा इस कारण से अपने ही सेल्स के मरने की वजह से वो बेचारा माइस 4 से 5 दिन में खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था शिमोन साकागुची का एक्सपेरिमेंट फॉर थाइमस, सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस के लिए क्या हो रहा था। नेक्स्ट देखो, शिमोन साकागुची अभी यहीं पे नहीं रुके, वो देखे कि एक माइस लिए वो, उसका जुड़वा भाई लिए, ठीक है, उसको अच्छे से बढ़ने दिए, जैसे वो ग्रो कर रहा था करने दिए, और एक माइस जिसका थाइमस वो निकाल दिए थे, जो ऑपरेटेड माइस था, उसके अंदर जो अच्छा खासा माइस डेवलप हुआ था उसका वाला लिम्फोसाइट्स डाले, ठीक है। तो जिसका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव था, जो अपने ही सेल्स को मार रहा था ना, वो क्या किया, जैसे ही दूसरे वाले का लिम्फोसाइट्स उसके अंदर गया, उसका ऑटो इम्यून डिजीज ठीक हो गया, ठीक है। तो इससे उनको ये पता चला कि थाइमस कुछ तो भी ऐसा कर रहा है, या लिम्फोसाइट्स कुछ तो भी ऐसा कर रहे हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज कॉज होने से बचा रहा है इसको। मतलब कोई तो भी ऐसा सिस्टम है जो पूरा सिक्योरिटी गार्ड है इम्यून सिस्टम के लिए, जो पीस मेकर है, पूरे इम्यून सिस्टम को शांत रख रहा है, ठीक है। इसके बाद 1995 तक उनका एक्सपेरिमेंट चला। 1995 के आसपास तक उनके पास एक टेक्नोलॉजी आ गया था जिससे वो लिम्फोसाइट्स को ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर पा रहे थे। कैसे डिवाइड कर पा रहे थे, हर लिम्फोसाइट के पास अपना एक प्रोटीन लगा होता है उनके यहाँ पे सरफेस पे, ठीक है। तो उस सरफेस के प्रोटीन के बेसिस पे वो लिम्फोसाइट्स को डिवाइड करें। एक था टी हेल्पर सेल और दूसरा था टी किलर सेल, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल के पास CD4 नाम का केमिकल लगा था उनके सरफेस पे, मतलब उनके सरफेस पे CD4 लगा है, ठीक है। और दूसरे के पास दूसरे काइंड ऑफ केमिकल था जिसका नाम था CD8। तो वो क्या किए, और अदर लिम्फोसाइट्स भी छाट के रखे थे, ठीक है। इसके बाद वो मेनली क्या करे, एक माइस लिए जिसकी बॉडी के अंदर से थाइमस निकाल दिए थे, उसको ऑटो इम्यून डिजीज हो गया था, उसके अंदर हेल्पर सेल डाले CD4, ठीक है। और दूसरा माइस लिए जिसके पास वो और एक कॉम्बिनेशन डाले जिसमें CD4 प्लस CD25 दोनों लगा हुआ था। तो वो देखे कि जो CD4 वाला केमिकल लेके अंदर जा रहा है वो माइस तो अभी भी सिक है, ठीक है। और जो CD4 प्लस 25 वाला केमिकल लेके जा रहा है, इसका मतलब उनको ये पता चला कि नया क्लास ऑफ एक लिम्फोसाइट है, एक नया डिस्कवरी आया मार्केट में जो था टी रेगुलेटरी सेल का। किसका था, टी रेगुलेटरी सेल। अभी हमारे पास पूरे सिनेरियो में 3 काइंड ऑफ सेल्स हैं, टी रेगुलेटरी सेल,
टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल। रेगुलेटरी सेल कौन है? जो पीस मेकर है, जो बाकी सेल्स को बता रहा है कि ये हमारे सेल्स हैं, इनको मत मारो, या इम्यून के रिस्पॉन्स को सप्रेस कर रहा है। मतलब क्या, अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया तो उनको बोल रहा है थम जा भाई, रुक जा, इसको नहीं मारना है, ठीक है। अब देखो टी रेगुलेटरी सेल भी जो होता है वो मेनली क्या होता है? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस का पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कोई सेल जो लिम्फोसाइट्स का है या कोई सा भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वो जाके अपने सेल्स से अटैच होता है, वहां पे जाता है टी रेगुलेटरी सेल, और या तो ये क्या करेगा, उस पूरे सेल को इनएक्टिवेट कर देता है, या तो वो उसको पूरा इनएक्टिवेट कर देगा, या तो उसको क्या करेगा, किल कर देगा टी रेगुलेटरी सेल। और इसकी वजह से बचता है हम लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज नहीं हो पाता है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की वजह से हम लोग बच पाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज से। अब देखो पूरे नोबेल प्राइज में 3 साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट जो अकेले एक्सपेरिमेंट कर रहा था लिम्फोसाइट्स के ऊपर, उसी के बाद फिर 2 साइंटिस्ट आए, फ्रेड रैमस्टेल एंड मैरी ई ब्रूनको। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे जो ऑटो इम्यून डिजीज के क्योर के लिए मेडिसिन बना रहा था, वॉशिंगटन यूएसए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग क्या करें, एक माइस होता है जो एटॉमिक बॉम्ब के रेडिएशन की वजह से स्कर्फी माइस बन गया है। मतलब क्या, उसका चमड़ी एक काइंड ऑफ कुत्ता देखे हो या बिल्ली, जिसका चमड़ी ऐसे झूला झूला से रहता है, स्किन पूरा झूला रहता है, अजीब सा स्ट्रक्चर रहता है, अजीब से दिखते हैं, बाल वाल प्रेजेंट नहीं रहता है उनकी बॉडी पे। एक कैट का प्रजाति है, वो नॉर्मल है उसके लिए, ठीक है। तो वैसे ही चूहा जिसके शरीर में एक भी बाल नहीं है, उसका चमड़ी अजीब सा हो चुका है, और उसके अंदर के स्ट्रक्चर में देखोगे तो उसके जो लिम्फ ग्लैंड्स है, स्प्लीन, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, स्प्लीन और उसके पूरे लिम्फ नोड बड़े बड़े हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उसको ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। उसके खुद के सेल्स उसको क्या करने लग गए हैं, मारने लग गए। तो स्कर्फी म्यूटेशन की वजह से बेचारा जो चूहा था वो लगभग 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता था, फिर मर जाता, ठीक है। अब ये लोग क्या खोजे कि एक फीमेल स्कर्फी म्यूटेशन से ग्रसित है और एक मेल स्कर्फी म्यूटेशन से ग्रसित है। फीमेल वाली तो जिंदा रह जा रही है, लेकिन मेल वाला क्यों जिंदा नहीं रह पा रहा? तो 12th क्लास के बच्चे इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि मेल के पास XY क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है कि नहीं, है ना। तो देखो अगर X क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ रहा है तभी मेल क्या है, डिफेक्टेड पैदा हो रहा है, ठीक है। और फीमेल डिफेक्टेड पैदा हो तो रही है, लेकिन क्या हो रही है, बच जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बैकअप है। कौन सा बैकअप? एडिशनल X क्रोमोसोम का बैकअप, ठीक है। तो आप देखो इनके पास सबसे बड़ा टास्क था 1990 के दशक में मॉलिक्यूलर बेसिस का, मॉलिक्यूलर जो जेनेटिक्स था उतना एडवांस नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में कौन सा सेगमेंट खराब है या कहाँ पे नॉट पड़ा है, कोई खोज सकता है क्या ऐसे देख के? नहीं खोज सकता। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा टास्क था कि वो लोग कैसे खोजेंगे कि कौन सा सेगमेंट ऑफ जीन खराब है, कौन सा डीएनए खराब है। इसके पास था 170 मिलियन बेस पेयर। सोच सकते हो कितना बड़ा जीन का सेगमेंट है। उसमें से उनको एक छोटा सा जीन सेगमेंट खोजना है जो डिफेक्टिव है, और वो लोग खोजे और 2001 में वो लोग सक्सेसफुल हुए। लगभग 10 साल के बाद वो सक्सेसफुल हुए। एक 20 जीन के सेगमेंट में म्यूटेशन आ गया था जिसका नाम था FOXP3 जीन। क्या नाम था? FOXP3 जीन। इस सेगमेंट में म्यूटेशन आया था, इसीलिए उसको ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा था, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, स्कर्फी साइंटिस्ट लोग का या ह्यूमंस का एक वो है, उनके दिमाग में एक कीड़ा रहता है कि अगर उस क्रिएटर को ये बीमारी हो रहा है तो ह्यूमन से हम लोग कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करें, FOXP3 जीन को रिलेट करें एक नया काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, रेयर ऑटो इम्यून डिजीज जो मेल चाइल्ड में होता है, IPEX। ये कुछ नहीं है, इसको ऐसे समझो कि मल्टीपल ऑर्गन्स जो है तुम्हारे ऑटो इम्यून डिजीज से परेशान हो चुके हैं। तुम्हारा उसमें पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ रहा है, पिट्यूटरी, पीनियल, तुम्हारा थाइमस, ओवरी, टेस्टिस, सब कुछ, ठीक है। पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड इससे परेशान है, प्लस आपका जो इंटेस्टाइन है वो भी परेशान है। मतलब क्या, इन पूरे ग्लैंड्स को और इंटेस्टाइन को ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है।
ह्यूमंस में। तो उनको जब ऑनगोइंग रिसर्च चलते गया तब पता चला कि सच में जो IPEX वाला जो डिजीज हो रहा था ना, वो FOXP3 जीन की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो इसमें डिफेक्टिव जीन कौन सा है? X क्रोमोसोम का FOXP3 जीन। ठीक है, अब ये लोग क्या करें, अपना पूरा रिसर्च का बंडल उठा के लेके गए शिमोन साकागुची के पास, और वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करे, और 2 साल के बाद वो लोग प्रूव कर पाए कि जो FOXP3 जीन है वही पूरा रेगुलेशन करता है T रेगुलेटरी सेल का। किसका रेगुलेशन कर रहा है? T रेगुलेटरी सेल का, जो आपके इम्यून सिस्टम का पीस मेकर है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो आपको ये बता रहा है कि इम्यून सिस्टम को ये बता रहा है कि इसको मत मारो, ये मेरा भाई है, इसको मत मारो, ये मेरी बहन है। मतलब खुद के सेल्स को, खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? T रेगुलेटरी सेल, जिसको हम लोग Tregs भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ, ऑनगोइंग रिसर्च जो चल रहा है T रेगुलेटरी सेल पे, वो ट्यूमर के लिए ट्यूमर सेल हमारे बॉडी में बचने के लिए सेल्स को अट्रैक्ट करता है, और टी सेल को अपने ऊपर लेयर जैसे कवर कर लेता है खुद को। तो टी सेल उसको बचाता है कि इसको नहीं मारना है, दूसरे को मारो, इसको छोड़ दो। तो ऐसी ट्यूमर हमारे बॉडी में ग्रो करता है और हमारे बॉडी को हार्म करता है। जैसे कि हम लोगों को पता है, इतने बारे में डिस्कशन हुआ, तो T रेगुलेटरी सेल कौन है? पीस मेकर। ठीक है, तो ये पीस मेकर क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है पूरे इम्यून सिस्टम को, ये बताने के लिए कि ये दूसरे का सेल है, ये बाहर का सेल है। तो अब देखो ट्यूमर के केस में क्या होता है, अगर ट्यूमर के आजू बाजू में T रेगुलेटरी सेल लग गया है तो क्या होगा? T रेगुलेटरी सेल के प्रेजेंस की वजह से वहां पे जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करता है। इसके वजह से जो ट्यूमर है वहां पे फलता फूलता जाता है, मतलब बड़ा होते जाता है। तो साइंटिस्ट का 200+ ऑनगोइंग रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है कि कैसे हम लोग ये वाला जो प्रॉपर्टी है T रेगुलेटरी सेल का और कैंसर वाला, उसको हम लोग वहां से हटा सकते। मतलब क्या, अगर T रेगुलेटरी सेल वहां से हट जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इम्यून सिस्टम क्या करने लगेगा? उसको किल करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखो फॉर ऑटो इम्यून डिजीज, मैं बताई थी टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब के ये इतना मेजर प्रॉब्लम है जो आपको आसपास में दिख जाएगा। इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? T रेगुलेटरी सेल का क्लोनिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? T रेगुलेटरी सेल का क्लोनिंग करवा रहे हैं, मतलब उनका नंबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर T रेगुलेटरी सेल बॉडी में बढ़ जाएगा तो ऑटो इम्यून डिजीज अपने से ठीक हो जाएगा। उस T रेगुलेटरी सेल को लेबोरेटरी में ग्रो करवाओ और उसके बाद उसको ह्यूमन बॉडी में या जिसको भी ऑटो इम्यून डिजीज है उसके अंदर में इंजेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? इम्यून सिस्टम का रिस्पांस अपने से क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ग्राफ्ट रिजेक्शन एक फिनोमेना होता है। जैसे मान के चलो नजीर और मेरे केस में, ऐसे एग्जांपल के लिए देखो, नजीर जो है डोनर है, जो मेरे को लीवर दिया है। क्या दिया है? लीवर। ठीक है, तो मेरे बॉडी में जैसे नजीर का लीवर आएगा, पूरे इम्यून सिस्टम को क्या लगेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है, और इम्यून सिस्टम जी तोड़ लगा के क्या करेगा कि इसको किल करना है, इसको मार के भगाना है, पूरा मेहनत लगाएगा उस पूरे ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो अगर T रेगुलेटरी सेल हम लोग बॉडी में डाले, और अभी इस बार में मॉडिफाइड T रेगुलेटरी सेल है जिसको ये पता है कि हम लोगों को अपने इस वाले पोर्शन को बचाना है, तो यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन का चांसेस कम हो जाएगा। एक इम्यूनो सप्रेसिव रहता है इंटरल्यूकिन 2, ये भी पेशेंट्स को देते हैं ताकि क्या हो सके? T रेगुलेटरी सेल्स का नंबर बढ़ सके, क्योंकि इंटरल्यूकिन 2 के प्रेजेंस में T रेगुलेटरी सेल्स जो है बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस का सुपर हीरो कुल मिला के कौन है? T रेगुलेटरी सेल। मतलब इतना कहानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस लिए पढ़ रहे हैं? T रेगुलेटरी सेल के लिए पढ़ रहे हैं कि T रेगुलेटरी सेल कैसे पेरिफेरी या बाउंड्री में जाने के बाद अपने इम्यून सिस्टम को ये पहचानने में मदद करता है कि ये आपके सेल्स हैं और ये फॉरेन सेल्स हैं, और कैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस को बैलेंस करके रखना है, कैसे हम लोग को प्रिवेंट करके रखना है ऑटो इम्यून डिजीज से। अब इसके बाद देखो फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साकागुची और मैरी ई ब्रून को, इन सबको पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ऑनगोइंग 200+ रिसर्च चल रहा है और रिसर्च अभी चलने वाला है, इसके ऊपर फंडिंग्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर, मतलब इसके बाद से, क्योंकि इससे पहले सच बताना पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस मैं जब तक ये टॉपिक नहीं देखी थी तब तक मेरे को भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा
रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को पता चलेगा, वैसी वैसी और ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च आएगा। अभी एक ऑनगोइंग ट्रायल चल रहा है CAR-T करके, ये जीन थेरेपी के लिए है। अगर हम लोग वो भी सक्सेस कर पाएंगे तो कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू। जनरली हमारे बॉडी में सीधा ब्रेन से कनेक्टिविटी होती है। ब्रेन में भी 3 पार्ट्स हैं, फोरब्रेन, मिडब्रेन, हैंड ब्रेन। तो जब ये सेल्स जब काम करता है, न्यूरॉन्स के थ्रू जब वर्क करता है, तो ब्रेन में कहाँ पर आके इम्पैक्ट करता है, जिसके थ्रू से क्या है उसको डायरेक्शंस मिलता है और वो वर्क करना शुरू करता है। सर अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बात करेंगे तो ये सबसे पहले कौन वाले रीजन में ओपन होता है और मेडुला वाले रीजन में ओपन होता है, और ये मतलब स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू पूरे ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचाता है। और सबके लिए अलग अलग रिसेप्टर है। जैसे अगर मान के चलिए मैं विजन का बात करूँ तो ऑसिपिटल वाले उस पर जाएगा, और अगर मैं मान के चलिए थर्स्ट के लिए अर्ज कर रहा है, मतलब वो भी न्यूरॉन्स के थ्रू पता चल रहा है ना, तो वो फ्रंटल लोब्स में जाएगा। ऐसे चलता है ये काम। और जो भी न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है, जंप मतलब क्या, एक डेंड्रॉइड्स और एक एक्सॉन का टर्मिनल ऐसे जंप करके जाता है सिग्नल्स, ठीक है। तो ये कनेक्शन के बीच में ना केमिकल्स रिलीज होते हैं साइनेप्स के बीच में। 2 काइंड ऑफ वो रहेगा, एक केमिकल साइनेप्स रहता है और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रहता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स थोड़ी देर के लिए रहेगा और केमिकल साइनेप्स थोड़ी ज्यादा देर के लिए रहता है। ये 11th वालों के लिए है क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। अच्छा, इसी में ही वो है कि कहाँ पर ये किक करता है, किक करेगा ये सेल्स पे, पूछना चाह रहा था। एक बार फिर से बहुत सारे वो रहते हैं तो काम करने के लिए, तो ये कहाँ पर इम्पैक्ट करेगा? फिर इसी के लिए पर्टिकुलरली अलग से सेल्स जनरेट होता है कि वो कहाँ पर डेप्थ करके वर्क करेगा करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स में न्यूरॉन मैं बोली थी, हाँ आपने बोला था, मैस्थेनिया ग्रेविस के लिए बोली थी सर मैं। ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करता है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को खराब करता है, अपना ही इम्यून सिस्टम। उस केस में नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कहाँ पर इम्पैक्ट करेगा ब्रेन पे, बस यही है, उस हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे। न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस 2 पार्ट्स है उसके। हाँ। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले पोर्शन, हाँ वही पोर्शन पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा, जो टी सेल है उसको एक्टिवेट कौन करता है? टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए मैम टी सेल्स का एक्टिवेशन एक्चुअली में होता है थाइमस में, और एक्टिवेशन के लिए एक केमिकल मैं यहाँ पे बोली थी इंटरल्यूकिन 2, इसका रैपिड ग्रोथ करवाएगा और उसका एक्टिवेशन का भी वो ही देता है। और ACP और MHC 2 काइंड ऑफ प्रोटीन रहते हैं जो उसको और ज्यादा रैपिड एक्टिवेशन के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करवाते हैं। सेंट्रल एंड पेरिफेरल के बीच डिफरेंस, सेंट्रल एंड पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के बीच में डिफरेंस ये है, सेंट्रल इम्यून सिस्टम या सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस हो रहा है आपके थाइमस में, ठीक है। मतलब आपके थाइमस के सेल्स क्या कर रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं और किल कर रहे हैं और बाकी को आगे भेज रहे हैं। और पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस आपके लिम्फ नोड्स में या लिम्फेटिक टिश्यूज जितने प्रेजेंट है, स्किन, ये सब जहाँ पे एक्चुअल साइट ऑफ फाइटिंग हो रहा है वहां पे होता है, और इसको रेगुलेट करते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स। तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए टी रेगुलेटरी सेल्स और सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस के लिए थाइमस। फाइनल क्वेश्चन, ये इनको इस टॉपिक पे नोबेल प्राइज अनाउंस होने के बाद ये तो क्लैरिटी है कि ठीक ठाक फंडिंग इन लोगों को मिलने वाला है, और नोबेल मिला है तो बहुत ज्यादा ये लोगों के भले के लिए भी यूज होगा, बहुत सिग्निफिकेंट रखता होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक नॉर्मल सा एक बीमारी का जिक्र किया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उससे हम लोग परिचित हैं। उसके अलावा और कौन कौन से डिजीज हैं जो ठीक ठाक प्रिवेलेंट हैं, और इस डिस्कवरी के बाद अब ये लग रहा है कि बहुत जल्दी हम लोगों को उसका इलाज मिलने लगेगा? देखो मतलब देखिए, एक होता है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस बहुत सारे काइंड ऑफ होते हैं। अगर मैं इस ऑटो इम्यून डिजीज वाले पोर्शन का बात कर रही हूँ, तो अगर हेपेटाइटिस में क्या हो रहा है, हेपेटिक सेल्स को इम्यून सिस्टम मारने लगता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, वो एक हेपेटाइटिस होता है। एक नेफ्राइटिस नाम का प्रॉब्लम होता है जो किडनी में होता है, ठीक है। अगर नेफ्रॉन्स को अपने ही इम्यून सिस्टम की सेल्स मारने लग जाए
जिसको मैं बोल रही थी, शुगर हो गया, इंसुलिन का स्पाइक, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो शुगर इंक्रीज होते जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है, क्योंकि पैंक्रियाज में बीटा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। अगर बीटा सेल्स को ही कोई चीज मारने लग जाए तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा कैसे? तो जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो शुगर का जो लेवल रहेगा वो मतलब बैलेंस्ड नहीं रहेगा। ठीक है, जोरदार तालियों के साथ